हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज है 29 जुलाई और आज के इस वीडियो में हम 29 जुलाई से बनने वाले करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसके पहले कल की क्लास में हमने देखा था कि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। मेरी गांव मेरी धरोहर ये संस्कृति मंत्रालय की पहल है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज आर आर अश्विन बने हैं, रविचंद्रन अश्विन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की जो 13वीं मंत्री स्तरीय सम्मेलन होगा, इसकी अध्यक्षता करेंगी डॉक्टर थानी अलजायोदी तेनजिंग यांग। ये अरुणाचल प्रदेश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी है। रिसेंटली भारत में पहली बार जम्मू कश्मीर में कैनबिस मेडिसिन परियोजना की शुरुआत है जो कि ये की गई है। और क्यूएस द्वारा स्टूडेंट के इनके अंतरराष्ट्रीय स्टूडेंट के रहने के लिहाज से बेस्ट सिटीज की रैंकिंग रिलीज की गई थी। इसमें यूके की कैपिटल लंदन टॉप पर है। मर्स कोव नामक कोरोना वायरस का नया वेरिएंट यूएई में पाया गया। और रिसेंटली 27 जुलाई को सीआरपीएफ इनकी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इनकी क्विज भी हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल कल्याणी मैम ऑफिशियल पर, और यहीं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दी गई थी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का हमारा पहला सवाल, जो कि इंटरनेशनल न्यूज है। किस अफ्रीकी देश ने तख्ता पलट करके राष्ट्रपति मोहम्मद बौजोम को पद से हटा दिया है? ये देश ने एक साथ लिख गया है, ये मैं अलग कर दूंगी पीडीएफ में। देखिए, इस प्रश्न का आंसर आपको नहीं भी मालूम है, लेकिन इतना तो मालूम है कि कौन अफ्रीकी कंट्री है कौन नहीं। यदि थोड़ा बहुत आप लोगों ने मैपिंग पढ़ रखी है, नहीं भी पढ़ी है तो थोड़े 2-3 महीने हुए आपको करंट अफेयर देखते हुए, मेरी क्लास यदि आप पढ़ रहे हैं तो आई एम श्योर आपकी मैपिंग तो स्ट्रांग हो ही गई होगी। तो ऑप्शंस के थ्रू यदि आप देखो तो म्यांमार और श्रीलंका दोनों एशियाई कंट्री है। फ्रांस तो यूरोपियन कंट्री है। तो आप तुक्का भी लगाएंगे तो ये आंसर आपका सही होगा कि अभी अफ्रीकी कंट्री नाइजर में यहाँ तख्ता पलट हो चुका है और राष्ट्रपति मोहम्मद बौजोम को पद से हटा दिया गया है। देखिए, वर्ष 2021 में यहाँ के जो राष्ट्रपति है ना बौजोम, ये लोकतांत्रिक रूप से यहाँ के राष्ट्रपति चुने गए थे। ये नाइजर है तो अफ्रीकी कंट्री, लेकिन इसे फ्रांस और अन्य जो वेस्टर्न कंट्रीज है ना, इसका करीबी माना जाता है। तो 1960 में जब इसे फ्रांस से आजादी मिली, फ्रांस से आजादी मिलने के बाद से यदि हम देखें तो यहाँ 4 बार तख्ता पलट हो चुका है और कई बार तख्ता पलट की कोशिशें भी की गई हैं। ये न्यूज है 27 जुलाई 2023 की, जहां या राष्ट्रपति भवन में घुस करके मोहम्मद बौजोम को, ये बज़ में लिखा है मोहम्मद बौजोम होंगे, इन्हें गिरफ्तार किया गया, इन्हें बंधक बनाया गया और सेना ने अपने हाथ में ये शासन ले लिया है। कुछ आपको सिमिलैरिटी लग रही है एक एशियन कंट्री के बारे में? कुछ समय पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि म्यांमार में 2020-21 के दौरान ये तख्ता पलट वाली न्यूज हमने पढ़ी है। इसलिए क्वेश्चन मैंने स्पष्ट रूप से अफ्रीकी कंट्री मेंशन किया है, क्योंकि म्यांमार में भी एक बार अभी 2-3 साल पहले यहाँ की जो नेता थी आंग सांग सू की, इन्हें गिरफ्तार किया गया था और वहां भी सेना का शासन आ गया था। तो ये 2020-21 की मैं बात कर रही हूँ। अभी कहाँ तख्ता पलट हुआ है? नाइजर में। तो अफ्रीकी कंट्री नाइजर, जिसकी कैपिटल हो जाएगी नियामी, करेंसी हो जाएगी वेस्ट अफ्रीकन सीएफए फ्रैंक। ठीक है। नाइजर और नाइजीरिया दोनों अलग अलग कंट्री, दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, हालांकि दोनों ही एक दूसरे के पड़ोसी हैं। तो म्यांमार हमने डिस्कस कर लिया। देखिए, श्रीलंका में जब आपातकाल आया था तब यहाँ पे प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर दोनों को ही पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब प्रेसिडेंट फिर बाद में रणल विक्रमसिंघे बने थे और प्राइम मिनिस्टर दिनेश गुणवर्धने। हालांकि यदि हम बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ये हो जाएंगे इमैनुअल मैक्रोन। हालांकि भारत और फ्रांस के संबंध है जो कि अच्छे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष तो भारत है, उपाध्यक्ष इसमें से फ्रांस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय संसद के इतिहास का कौन सा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है? देखिए, है तो ये आपके पॉलिटी का सवाल लेकिन करंट का है, इसलिए इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली 28वें क्रम का अविश्वास प्रस्ताव है जो कि ये लाया गया है। अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि भाई ये प्रस्ताव होता क्या है। प्रस्ताव हिंदी वर्ड है प्रस्ताव। देखिए, संसद में यदि कोई भी मुद्दा जो है ये चर्चे के लिए लाया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रस्ताव कहते हैं। हालांकि कई तरह के प्रस्ताव आप लोगों ने पॉलिटी में पढ़े होंगे। धन्यवाद प्रस्ताव है, निंदा प्रस्ताव है, अविश्वास प्रस्ताव है, विश्वास है, फिर एक स्थगन होता है, ध्यानाकर्षण होता है। कुल मिलाकर के ऐसे 6 प्रस्ताव आप लोगों ने पढ़े हैं, जिसमें कि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अविश्वास प्रस्ताव के बारे में कि ये क्या होता है, और विश्वास प्रस्ताव के बारे में।
कुछ की पॉइंट इससे आप लोगों को याद रख लेने हैं क्योंकि एग्जाम का पार्ट बनती है, डायरेक्ट ही एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हम थोड़ा सा इसे डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, अभी मणिपुर वाली हिंसा चर्चे में है। मणिपुर में जो महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, मैंने हालांकि इसके बारे में डिस्कशन भी किया था पहले भी। तो सरकार जो है, सरकार किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की। केंद्र में तो इन्हीं की सरकार है, मेजोरिटी इन्हीं की है। बावजूद इसके मोदी सरकार के द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इससे जो मणिपुर की जनता है, ये भी रुष्ट है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विदेशों का दौरा कर रहे हैं ऐसे में, लेकिन मणिपुर की चिंता किसी को भी नहीं है। तो ऐसे में 26 विपक्षी दलों का जो गठबंधन है इंडिया, इसके द्वारा मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव है जो कि ये लाया गया है। क्यों लाया जाता है वो भी बताऊंगी। ये 28वां अविश्वास प्रस्ताव है। इसे मंजूर किया गया है लोकसभा के अध्यक्ष जो कि है ओम प्रकाश बिरला जी, इनके द्वारा। अब अविश्वास प्रस्ताव होता क्या है? जब लोकसभा में किसी विपक्षी पार्टी को लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है या सदन का ये विश्वास खो चुकी है, तब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। इतना समझा आपने? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के शासनकाल में ये पहला आया है। इसके पहले इंदिरा गांधी जी के टाइम में 15 सबसे ज्यादा, लाल बहादुर शास्त्री, पीवी नरसिम्हा राव 3-3 अविश्वास प्रस्ताव, मोरारजी देसाई 2 और जवाहरलाल नेहरू, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी, इनके टाइम में एक एक लाया गया है। चलिए अब इसे डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाया क्यों जाता है? सरकार के बहुमत की जांच करने के लिए। इसे थोड़ा सा पीडीएफ से नहीं हटाऊंगी, टेंशन ना लेंगे आप लोग। सरकार के बहुमत की जांच करने के लिए क्या लाया जाता है? अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। तो विश्वास प्रस्ताव क्यों लाया जाता है? बहुमत सिद्ध करने के लिए। बहुमत सिद्ध करने के पर्पज से लाया जाता है कि हमारे पास मेजोरिटी है। पर्पज समझ गए? अब लाता कौन है? किसके द्वारा लाया जाता है? विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव हमेशा आप ये याद रखें विपक्ष के द्वारा लाया जाता है। जैसे कि केंद्र में एनडीए की सरकार है तो उसके विपक्षी के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि विश्वास प्रस्ताव है जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा लाया जाता है। जिनकी भी सत्ता है वो लाएंगे कि ये सिद्ध करने के लिए कि हमारे पास बहुमत है। समझे? अब किस सदन में लाया जाता है ये भी तो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट ही एग्जाम में ना जब आपके एमसीक्यू बनते हैं तो इन्हीं में से ऑप्शंस चूज करने के लिए दिया जाता है। ये लाया जाता है लोकसभा में, हमेशा ही लोकसभा में लाया जाता है जो कि निम्न सदन है। जबकि विश्वास प्रस्ताव भी लाया जाता है लोकसभा में। अब किसके खिलाफ लाया जाता है, किसके विरुद्ध में लाया जाता है, बस 4 ही पॉइंट यहां से हम डिस्कस करेंगे। ये पूरे मंत्रिमंडल के खिलाफ लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव। और ये तो किसी के विरोध में नहीं लाया जाता है। जो विश्वास प्रस्ताव है किसी के विरोध में नहीं लाया जाता। बस इसमें क्या होता है, इसका पर्पस कि बहुमत सिद्ध करना होता है। एक लास्ट पॉइंट और बता देती हूँ मैं आप लोगों को कि इसमें समर्थन कितने लोगों को चाहिए। यदि विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाना भी चाह रही है तो समर्थन कितने का जरूरी है? इसमें समर्थन इसमें चाहिए लोकसभा के 50 सदस्यों का। ये इंपॉर्टेंट है। जबकि जब विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ना तो याद रखिए कि इसमें समर्थन की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या पॉइंट आपने देखा? ना तो किसी समर्थन की जरूरत है इसमें, ना ही किसी के विरोध में लाया जाता है। जबकि जो अविश्वास प्रस्ताव है ये पूरे मंत्रिमंडल के विरोध में लाया जाता है यदि लोकसभा के 50 सदस्यों को समर्थन मिल जाए इसमें। अब सवाल ये भी है कि यदि पारित हो गया तो अविश्वास प्रस्ताव यदि पारित हो गया तब क्या होगा? सरकार, जिसकी भी सत्ता है, सरकार को त्याग पत्र देना पड़ सकता है क्या? देना ही पड़ेगा। त्याग पत्र देना पड़ेगा और पारित नहीं हुआ तो सरकार बच जाएगी। ये आप याद रखें। ठीक है? अब आप लोगों के दिमाग में ये भी सवाल आ रहा होगा कि मान लीजिए विश्वास प्रस्ताव भी लाया गया, अविश्वास प्रस्ताव, दोनों यदि साथ में ले आया जाए लोकसभा में, दोनों को यदि साथ में लाया जाएगा तो किस पर चर्चा होगी? याद रखें कि इसमें अविश्वास प्रस्ताव पर ही पहले चर्चा होगी। इसमें विश्वास प्रस्ताव है जो कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है?
और यदि एक बार विश्वास प्रस्ताव पारित हो गया ना, या अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गया, मान लीजिए ये पारित हो रहा है और ये खारिज हो रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, सरकार तो बच ही जाएगी और अगले 6 महीने तक उसे बहुमत सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 6 महीने जो टर्म मैंने इस्तेमाल किया है ना, ये याद रखें। ये एग्जाम में यूपीएससी तक में ऐसे सवाल देखने को मिलते हैं कि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई कि विश्वास पारित हो गया, अविश्वास इसमें से रिजेक्ट हो गया, तो 6 महीने तक के लिए सरकार को बहुमत सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन 28वें क्रम का है, लोकसभा में ही लाया जाता है, विपक्ष के द्वारा जो लाया गया है इसे एक्सेप्ट कर लिया है लोकसभा के अध्यक्ष जो कि है ओम प्रकाश बिरला। याद रखिए 17वें क्रम की लोकसभा चल रही है। अभी अब फिर से चुनाव होगा नेक्स्ट ईयर, तो 18वां सत्र इसका शुरू हो जाएगा। इस क्वेश्चन में टाइम जरूर लगा है, लेकिन एडिशनल जानकारी आप लोगों को देखने को मिली है। अगला प्रश्न, टाटा स्टील के सीईओ और एमडी दोबारा कौन बने हैं? ये बन गए हैं टीवी नरेंद्रन। 2017 से हालांकि ये इसके सीईओ और एमडी हैं, अभी फिर से बने हैं। टाटा स्टील 1907 में जमशेदपुर झारखंड में इसकी स्थापना हुई। जमशेद जी टाटा और दुराब जी टाटा ने इसकी स्थापना की थी और मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के जो सीईओ है कुछ समय पहले ही सुंदर रमन राम मूर्ति बने हैं। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम, जबकि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के अमरेंदु प्रकाश बने हैं। जनवरी से जून अभी 2023 तक, मतलब इन 6 महीनों में कितने लोगों ने भारत को छोड़ करके दूसरे देशों की नागरिकता ये हासिल कर ली है? तो ये आंकड़े भी एग्जाम का पार्ट डायरेक्ट ही बन जाते हैं। ये 87,000 लोगों ने भारत की नागरिकता ही छोड़ दी है। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक संसद के सवाल में एक आंकड़ा जारी किया है। इसके अनुसार 2011 से 23 तक, मतलब कि इन 12 साल के अनुमान को यदि हम देखें, तो 17.5 लाख लोगों ने भारत की नागरिकता है जो कि ये छोड़ दी है। शुरुआत में अभी 2022 पिछला साल जो गया था, इसमें लगभग लगभग 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ी थी। और अभी केवल इन 6 महीनों का हिसाब हम लगाएं, जनवरी से जून तक का, तो 87,000 भारतीय हैं जिन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ली है। इसमें से कि बेहद अमीर जो लोग हैं ना, ये वेस्टर्न कंट्री की तरफ बढ़ रहे हैं। बेहद अमीर, इन्हें HNIS कहा गया है। HNIS यानी कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स या बेहद अमीर उन्हें कहते हैं जिनके पास $1 मिलियन या लगभग 8.2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति होती है। ये लोग भारत छोड़ रहे हैं और वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, जिसमें कि सबसे ज्यादा जो भारतीय हैं कहाँ जा रहे हैं? सबसे ज्यादा जिन कंट्रीज की ये नागरिकता ले रहे हैं, इसमें से अमेरिका है, इसमें आपका यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जहां ज्यादा जा करके रह रहे हैं, पैसे कमा लिए और बेहद अमीर कैटेगरी में आ गए, मतलब 8.2 करोड़ के ऊपर इनकी संपत्ति चली गई, तो भारत छोड़ देते हैं। इसमें से एक है कनाडा। कनाडा में पंजाबी ज्यादा हैं, आप जानते ही हैं। इटली हो गया, नीदरलैंड हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, इसमें सिंगापुर हो गया, और एक जर्मनी। जर्मनी भी इसमें शामिल है, जहां ज्यादा जाकर के भारतीय बस रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापित करने के फैसले को मंजूरी दी है? टोटल 21 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट स्थापित किए जाएंगे। मैंने एक एयरपोर्ट बताया था अरुणाचल प्रदेश का डोनी पोलो एयरपोर्ट, वहां का पहला ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट था। अभी रिसेंटली बताया कि गुजरात के पहले ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया। और ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट होता क्या है ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि शहर से दूर ये बनाए जाते हैं, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए एकदम नई जमीन पर इसका निर्माण होता है। हालांकि इन सभी जगहों के नाम नहीं याद रखने हैं आपको, बस 21 जगहों पर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होना है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे कब मनाया जाता है? तो ये 28 जुलाई को मनाया जाता है। थीम याद रखिए, इस बार की थीम है वन लाइफ वन लीवर। ठीक है। और हेपेटाइटिस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने और वैश्विक कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। ये एक लीवर में सूजन है जो कि संक्रामक वायरस और गैर संक्रामक एजेंटों के कारण होता है। कितने प्रकार होते हैं इसके? 5, ABCD और E। और सबसे खतरनाक इसमें से जो होता है बी और सी ही होता है। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के लिए अमिताभ बच्चन कुछ समय पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे। कारगिल विजय दिवस है जो कि 26 जुलाई को मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रसारण दिवस ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। और प्रसारण, हालांकि जुलाई मंथ में जो इंपॉर्टेंट डेज हमने डिस्कस किए हैं, उसमें 1 जुलाई को आपका GST डे था, CA डे था, SBI ने अपना स्थापना दिवस मनाया था उसी दिन।
11 जुलाई को पॉपुलेशन डे हमने डिस्कस किया था, 12 जुलाई को मलाला डे देखा था, 22 जुलाई को संविधान अंगीकार दिवस देखा था। अच्छा, संविधान अंगीकार नहीं, ये हो जाएगा झंडा अंगीकृत दिवस। संविधान अंगीकरण ये तो आपका 26 नवंबर को आता है, तो यहाँ एक ऑप्शन यहाँ से चेंज कर दूंगी। 20 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय चंद्रमा दिवस, शतरंज दिवस, ये सभी। किस शहर के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत का पुरस्कार मिला है? तो ये रेलवे स्टेशन कहाँ है? मुंबई में। मुंबई को रिसेंटली, ये देखिए 169 साल पुराना भायखला रेलवे स्टेशन है, जो कि भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से है और अभी तक इसका उपयोग किया जा रहा है, यानी कि अभी भी एक्टिव है। 2019 में इसे रिनोवेट यानी कि जीर्णोद्धार किया गया था। 1893 में जब बॉम्बे ठाणे रेलवे का उद्घाटन हुआ, जब पहली बार ट्रेन चली, तब भायखला मूल स्टेशनों में से एक था। इतना पुराना है जिसे रिसेंटली यूनेस्को ने सम्मानित किया है। यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर याद रखें, ये है पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को के हेरिटेज लिस्ट में भारत के 40 स्थल शामिल हैं। 40वां गुजरात का धौलावीरा है। भोपाल का जो रेलवे स्टेशन है, इसे ईट राइट स्टेशन का टैग मिला, हालांकि वाराणसी रेलवे स्टेशन को भी मिला। यहाँ से मैं रिलेट करना चाह रही हूँ कि भारत का जो पहला वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन है, ये भोपाल में स्थित कमलापति रेलवे स्टेशन हो जाएगा। दिल्ली रेलवे स्टेशन में पहली बार ड्राइवरलेस मेट्रो की शुरुआत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने की थी। लखनऊ के चार बाग रेलवे स्टेशन से भारत का जो पहला हेल्थ एटीएम है, ये जारी किया गया था। हाल ही में फिनलैंड में आयोजित टाम्परे ओपन का खिताब किसने जीता है? ये जीत लिया है सुमित नागल ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनका ये चौथा एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशंस चैलेंजर और साल का दूसरा खिताब है। इसके पहले अप्रैल में इन्होंने रोम में गार्डन ओपन जीता था। देखिए, टाम्परे ओपन है क्या? ये क्ले कोर्ट यानी कि मिट्टी के मैदान पर खेला जाने वाला एक टेनिस टूर्नामेंट है, जो कि फिनलैंड में खेला जाता है। हम बात करें नीरज चोपड़ा की, तो इन्होंने रिसेंटली, ये पिछले महीने की न्यूज है, लॉजन डायमंड लीग इन्होंने अपने नाम करी है। पीवी सिंधु, इन्होंने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट अपने नाम किया है। मनीषा कल्याण, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। तो मनीषा कल्याण फुटबॉल से संबंधित है, पीवी सिंधु बैडमिंटन से, नीरज चोपड़ा आपके भाला फेंक से रिलेटेड हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, आईसीसी ने अभद्र व्यवहार के कारण किस भारतीय महिला खिलाड़ी को 2 साल के लिए निलंबित किया है? तो ये है हरमनप्रीत कौर, भारतीय महिला टीम की कैप्टन है। 2 मैचों के लिए इन्हें निलंबित कर दिया है। अभी बांग्लादेश के साथ इन्होंने जो अभद्रता की थी तीसरे वनडे मैच के दौरान, इसके कारण इन्हें निलंबित किया जा रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसकी स्थापना हुई थी। दुबई यूएई में हेडक्वार्टर है और वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं, ये हो जाएंगे ग्रेग बार्कले, जो कि बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। इस साल आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा भारत, याद रखें। झूलन गोस्वामी, इन्हें नादिया एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है और ये संन्यास ले चुकी हैं। मिताली एक्सप्रेस, देखिए मिताली एक्सप्रेस क्यों कह रही, मिताली राज, ये राजस्थान से बिलोंग करती हैं, ये भी क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले चुकी हैं। अंशुला राव, डोप प्रतिबंध का सामना करने वाली ये पहली क्रिकेटर बनी थी, पहली महिला क्रिकेटर, ये मध्य प्रदेश की थी। ये न्यूज हालांकि 1.5-2 साल पुरानी हो गई है। अगला प्रश्न है, प्रभात कुमार किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? तो साउथ अफ्रीका में बने हैं। मैं फिर से कहूंगी, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होती है, नहीं पूछा जाता, लेकिन मैं इस क्वेश्चन के थ्रू आपको साउथ अफ्रीका और उससे कुछ एडिशनल फैक्ट बता सकूं, इसलिए मैंने मेंशन किया है। साउथ अफ्रीका, जिसकी 3 कैपिटल हैं, केप टाउन, प्रेटोरिया, ब्लोमफोंटेन, करेंसी इसकी साउथ अफ्रीकन रैंड है। यहाँ से 100 अफ्रीकी चीते हैं जो कि भारत प्राप्त करने जा रहा है। इसके लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। पिछले साल यहाँ नामीबिया से 8 चीते आए थे, कुनो नेशनल पार्क, जो कि श्योपुर मध्य प्रदेश में है। तंजानिया, नाइजर, मिस्र, इन्हें हम मैप के थ्रू देखें। ये जो आप देख रहे हैं, ये है तंजानिया। यही है विक्टोरिया लेक, जहां से निकलती है दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी, और अंत में जाकर के ये मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर में समा जाती है। फिर क्या है, नाइजर और मिस्र। नाइजर की लोकेशन अभी हमने जस्ट देखी थी, यहाँ तख्ता पलट हुआ है, और मिस्र, ये है मिस्र। नील नदी के किनारे यहाँ प्रसिद्ध बांध है आसवन बांध। यहीं के जो राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी इस बार के रिपब्लिक डे में भारत में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, यहाँ एक घास का मैदान, ये जियोग्राफी का सवाल है। वेल्ड घास का मैदान चर्चे में है, चर्चे में नहीं है मतलब पढ़ते हैं हम कि यहाँ ये घास का मैदान है।
तो ये रहे आपके 10 प्रश्न। आज 11वां भी मैंने मेंशन किया है। भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं आदित्य एस सामंत, 83वें हैं ये। इसके पहले कुछ समय पहले ही 82वें बने थे बी प्रणीत, 81वें बने थे सायंतन दास। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे। ग्रैंड मास्टर का खिताब याद रखिए शतरंज से रिलेटेड है। तो महाराष्ट्र के 17 वर्षीय आदित्य ने भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर के रूप में ये उपलब्धि हासिल कर ली है। कल का सवाल आप लोगों के लिए था कि मीथेन से उड़ने वाला पहला रॉकेट किसने लॉन्च किया? तो चाइना ने लॉन्च किया था। आज का सवाल है सीएम राइस स्कूल स्थापित करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? आंसर इसका कमेंट बॉक्स में बताएं। फीडबैक शेयर किया करिए आप लोग और वीडियो को शेयर भी करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।